हेलो गाइस। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीजें कौन सी हैं? तो वो तीन चीजें होंगी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट एक-एक लाइन पढ़ के जा रहे हैं, एक-एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं, एक-एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बोर्ड के बहुत सारे पेपर्स की मैंने एनालिसिस की है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछते वो। और अगर ऐसा कुछ लगता भी है जो एनसीईआरटी के बाहर का है, तो वो एनसीईआरटी का ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसको वो दूसरी तरह से पूछ लेते हैं। तो अगर आपने एक-एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है, जो कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में कवर करता हूँ, अपने जितने भी नोट्स बनाता हूँ, उसमें एनसीईआरटी की एक-एक लाइन से मैं चीज़ें लेता हूँ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो हम कहीं से देख भी सकते हैं। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपको क्वेश्चन रटने ना पड़े, आपको उनकी फ़ील आए और आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओ। कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो सोचो यार हाँ, इसमें ये चीज़ लगेगी तो इसको इस तरह से करना है। बाकी क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि अगर आप रटने बैठोगे तो नहीं रट पाओगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कर सकते हैं। वन शॉट की हमारी सीरीज़ चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 128। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है सेल्स में। ठीक है? सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इन फॉर्म ऑफ कोड, जिसको कि हम जीनोटाइप बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता है स्पीशीज की। कोई भी स्पीशी है अगर, तो उसका बॉडी डिजाइन कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए डिसाइड करता है। और ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जिससे कि नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? ये वेरिएशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया। तो वेरिएशन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि ऑर्गेनिज़्म अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो उसमें भी अपने आप को अडैप्ट कर लें। तो डीएनए कॉपिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीएनए एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में ट्रांसमिट होने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। उसकी कॉपीज़ बनती हैं तभी वो दूसरे ऑर्गेनिज़्म में जाता है जिससे कि वो अपना बॉडी डिज़ाइन मेंटेन कर सकें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से मैंने सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। ये क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कवर किया है। हमें पता है कि पॉपुलेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक वेल डिफाइंड प्लेस में रहता है, जिसको कि हम नीश भी बोलते हैं। अब वो नीश चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, वाटर लेवल चेंज हो गया या फिर ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, तो इस तरीके से नीश में चेंज हो सकते हैं। अब अगर ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर नीश के लिए सूटेड है, मान लो कि वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते वो पॉपुलेशन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट अगर उनमें ही कुछ वेरिएशन प्रेजेंट होंगे, उससे क्या होगा? वेरिएशन का मतलब क्या है कि मान लो कोई हाई टेम्परेचर पे रह सकता है, कोई नहीं रह सकता, तो जो नहीं रह सकता वो बच जाएगा और आगे अपने जनरेशंस को बढ़ा सकता है। इस वजह से वेरिएशन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए तो हेल्पफुल है। मान लो कि एक स्पीशीज के लिए हेल्पफुल है, बट इंडिविजुअल एक इंसान के लिए हेल्पफुल नहीं, एक ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, बट उसकी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, वो आगे तक उनका ग्रोथ होता रहेगा। तो हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 133। पहला क्वेश्चन है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपको टेबल, जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन है हमेशा टेबल बना के सॉल्व कीजिए। बाइनरी फिजन में हमें पता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, मल्टीपल में एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट होता है। बाइनरी में थिक लेयर प्रेजेंट नहीं होती है और मल्टीपल फिजन में थिक लेयर प्रेजेंट होती है सेल के अराउंड। एग्जांपल्स अमीबा, पैरामीशियम और यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। अगर हम फिगर देखें तो बाइनरी फिजन इन अमीबा कुछ इस तरह से होता है। ये जो अमीबा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अमीबा दो अमीबा में स्प्लिट हो चुका है। और इसी तरीके से मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अब हम बात करेंगे हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स।
अगर वो स्पोर से रिप्रोडक्शन कर रहा है, स्पोर फॉर्मेशन वाले कैटेगरी से कर रहा है रिप्रोडक्शन, तो उसको क्या बेनिफिट होने वाला है? हमने देखें स्पोर्स कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जो स्पोर्स होते हैं, उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है जो कि उनको प्रेज़ेंट करते हैं एडवर्स कंडीशंस में। स्पोर्स स्टार्ट टू ग्रो अगेन व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस अकर, और स्पोर्स दोबारा फिर से आ जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो स्पोर्स के अराउंड एक थिक लेयर उनको प्रिवेंट करेगी, और जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो स्पोर्स फिर से ग्रो करने लगते हैं। स्पोर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एयर, आसानी से वो दूर तक जा सकते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जिससे कि उनमें डिहाइड्रेशन ना हो। ये सारा जो स्पोर्स का मैकेनिज्म है, ये जो थिक लेयर प्रेजेंट होती है उनके अराउंड, ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये ये जो लेयर दिख रही है स्पोर्स के अराउंड, ये इसके अंदर ये स्पोर वॉल होती है, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स को प्रिवेंट करके रखती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप सोच के देखें तो रीजनरेशन में क्या होता था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की मान लो टेल कट गई, तो वो जो कटा हुआ पार्ट है वो दोबारा पूरा ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता था। बट अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या डॉग्स हैं या एनिमल्स हैं, तो वहां पे रीजनरेशन का मतलब क्या है कि अगर उनका कोई पार्ट कट गया, मान लो उनका पैर कट गया या कोई भी पार्ट कट गया, तो क्या उस कटे हुए पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से आप देखो कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूं तो लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को नहीं रीजनरेशन से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। Complex organisms can regenerate a few of their lost body parts like skin. स्किन, ब्लड और मसल्स को तो रीजनरेट कर सकते हैं। मान लो स्किन खराब हो गई तो स्किन दोबारा ग्रो कर जाती है। ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ब्लड प्यूरिफाई करना है तो ब्लड दोबारा आ जाएगा। ठीक है, मसल्स दोबारा ग्रो कर सकते हैं, बट पूरा इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो डॉग है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर उसकी टेल कट जाए तो वो पूरा ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि टेल में वो सेल्स प्रेजेंट नहीं है जो कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स और इन सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने में हेल्प कर सके। इसका सिंपल सा अगर मैं एक लाइन का रीजन बताऊं, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हर लेवल पे। तो हम बात करते हैं व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन उन प्लांट्स को हेल्प करता है जिनमें की फ्लावर्स बियर करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स ग्रो करते हैं वो जल्दी उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं, इन कंपैरिजन टू उन प्लांट्स में जिनमें सीड्स होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्लांट्स दोज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। हम बात करते हैं व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, एसेंशियल पार्ट इसलिए है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पेरेंट की वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है डीएनए कॉपिंग की वजह से। अ कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस्ड थ्रू केमिकल रिएक्शंस की वजह से डीएनए की कॉपी होती है जो कि ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाती है। The changes in the copy of DNA provide an organism the capability to survive in changing conditions. अब मैंने आपको जो पुराना वीडियो है रिप्रोडक्शन का उसमें बताया था कि जो डीएनए की कॉपिंग होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, तो इस वजह से उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 140, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? सिंपल सा चीज है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ठीक है, एंथर से कार्पल तक जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब तो आपको पता ही है, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो मिलना होता है, मीटिंग होती है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से होता है जैसे कि एयर वगैरह या फिर हनी बीज, और फर्टिलाइजेशन होता है
ओव्यूल में, ठीक है, जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स, ये देखिए, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करते हैं और एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्पर्म्स इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकें। द secretions also provide nutrient in the form of fructose, calcium and some enzymes। स्पर्म्स में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और यूरेथ्रा में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन स्पर्म्स को इस कॉमन पैसेज से ही पास करना है जिससे यूरिन पास हो रही है, तो अगर यूरेथ्रा में कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो स्पर्म्स को उन एसिड से भी बचाते हैं। चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, आपको पता है, पिछले वीडियो में भी ये चीज कवर कर चुका हूँ। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, स्किन बिकम्स ऑयली। और ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन जिनका की नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है उनकी वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है मदर के बॉडी के इनसाइड। तो ये देखो, ये भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। Embryo gets nutrition from mother's blood with the help of special tissue called placenta। प्लेसेंटा टिश्यू से उसको नरिशमेंट मिलता है। प्लेसेंटा एक डिस्क टाइप होती है जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड रहती है। उसमें विलाय होते हैं एम्ब्रियो की साइड पे, ये देखिए, ये विलाइज प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा। वेस्ट सब्सटेंस जो होते हैं उसके, वो भी प्लेसेंटा की हेल्प से ही मदर के ब्लड में मिलके बाहर चले जाते हैं। If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? अगर कोई वुमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉपर टी का यूज कर रही है तो क्या वो उसको एसटीडीज जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि एड्स वगैरह होते हैं, क्या उनसे प्रिवेंट कराएगा? तो इसका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि जो कॉपर टी है वो बॉडी में फ्लूइड्स का जो फ्लो है उसको स्टॉप नहीं कर सकती, इस वजह से वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से उसको नहीं रोक पाएगी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो आप देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे। तो अमीबा में क्या होता है? बडिंग पूछ रहा है किस में होती है? अमीबा में तो फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में भी फिजन होता है और लिशमेनिया में भी फिजन होता है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। बडिंग इज थ्रू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओवरीज तो है पार्ट फीमेल का, यूट्रस भी है और फेलोपियन ट्यूब भी है। आंसर होगा वेस्ट डिफरेंस। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। ये देखिए, ये एंथर है, इसमें सेपल्स तो हो नहीं सकते, तो फ्लावर का प्लांट पार्ट है। ओव्यूल्स भी नहीं और कार्पल भी नहीं, तो एंथर के अंदर कार्पल कैसे हो सकता है? एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो ऑफस्प्रिंग्स में पेरेंट के, दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सर्वाइवल उसका ज्यादा होता है क्योंकि वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हेल्थ ऑफ ह्यूमंस को भी इंप्रूव करता है। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? तो टेस्टिस के दो फंक्शंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? इस फिगर से आप समझ सकते हैं स्टेप वाइज। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इस स्टेप से आप समझ सकते हैं कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? इट इज द ब्लीडिंग ऑफ द वेजाइनल लाइन व्हिच स्टार्ट्स बिटवीन प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल मेनोपॉज। प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर और मेनोपॉज तक रहती है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज वो टाइम होता है जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है। इन फीमेल्स, हमें पता है कि फीमेल्स में ओवरीज रिलीज करती हैं 1 एग इन एवरी 28 डेज। अगर आप इस फिगर से देख पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट टाइम पे सबसे पहले इस ओवरी से, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से। तो
ऑल्टरनेट टाइम्स में ओवरी से एग रिलीज होता है हर 28 डेज में, ठीक है। तो ये एग दिख रहा है आपको। उसके बाद ये जो यूट्रस है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है बिफोर द रिलीज ऑफ द एग। ये देखिए, अब यूट्रस की जो लाइनिंग है ये थिक हो गई है और ये एग यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आ रहा है। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स फुल ऑफ ब्लड वेसल्स से भर जाती है एज इट प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइजर, क्योंकि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन तब होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे स्पर्म्स फ्यूज करते हैं एग से। उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में जो इनर लाइनिंग होती है, ये देखिए, अब ये एग यहाँ पे आ रहा है बट ये फर्टिलाइज्ड एग नहीं है। अब ये फोर्थ स्टेप में एग यूट्रस में आ चुका है, बट जब वो फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है तो इनर लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन करती है और कम्स आउट ऑफ द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप कि यूट्रस से जो इनर लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन करके ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में आती है, तब जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days। इस क्वेश्चन में आई थिंक मुझे कुछ बताना नहीं है। ये फिगर सबसे आसान है। अगर आपको फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल फिगर आता है तो आप इस फिगर को बना सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हैं? 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला बैरियर मेथड, जिसमें कि हम फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि कॉन्डम्स का यूज करते हैं स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में हम पिल्स यूज करते हैं, जो कि 2 टाइप की पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स और वेजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स व्हिच स्टॉप ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग। ओरल पिल्स ओवरीज को एग रिलीज करने से स्टॉप करती हैं और वेजाइनल पिल्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को किल कर देती हैं। तीसरा सर्जिकल मेथड्स होते हैं। तो 2 टाइप के सर्जिकल मेथड होते हैं, एक होता है वेसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल्स में होती है, तो वेसेक्टोमी कराने के लिए वेस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म्स की एंट्री ना हो सके, और ट्यूबेक्टोमी में वुमेन में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कि हम कॉपर टी का यूज करते हैं, जो कि वुमेन्स में यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती है बाय अ स्किल्ड डॉक्टर। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एसेक्सुअल में कोई स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फिक्स पोजीशन इन द बॉडी। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज? ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वेरिएशन और स्टेबिलिटी रिप्रोडक्शन से कैसे होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबल कौन होगा? जिसमें कि वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो वो उसको अडेप्ट कर सके आसानी से, उसको फर्क ना पड़े, स्टेबल रहे, उसकी हेल्थ इश्यूज ना हो। ठीक है, तो वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आती है, जिससे कि एडवर्स कंडीशंस में उनके वाइप आउट होने को रोकता है। Reproduction also helps to generate copies of individual which are suited to a particular environment. What could be the reasons for adopting contraceptive methods? Contraceptive methods क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके और पॉपुलेशन जो कि सबसे बड़ा इशू है उससे बचा जा सके, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, जिसमें कि हमने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें कि अब हम करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।